हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दूध ट्रांसमिशन आईपीओ और मोल बायो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। अब बारी है लिस्टिंग की। कल की तारीख में 17 अगस्त को दोनों आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं, काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, तो वो जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों, मिल्की मिस्ट आईपीओ का भी अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है के फिनटेक की वेबसाइट पर। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिए। और उसके अलावा इसकी अभी लेटेस्ट जीएमपी अगर देखें तो जीएमपी में गिरावट देखने को मिली है मिल्की मिस्ट के। लगभग 10% के आसपास चल रही है। 15 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। थोड़ी सी गिरावट हुई है, पहले लगभग 15-20% के बीच में चल रही थी। ठीक है, बाकी अपडेट्स मैं आपको करता रहूंगा। शाम को एक जो वीडियो है सारे आईपीओ के अपडेट को लेकर, उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमसे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। और देखिए दोस्तों, मैं वीडियो के अंदर सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल दोनों का रिकमेंडेशन नहीं होगा। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। और जो जीएमपी और लिस्टिंग प्राइस के बारे में डिस्कशन करते हैं वो सिर्फ एक अंदाजा है, जो भी मार्केट में डिमांड वगैरह चल रही है उसके अनुसार। बाकी इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो सबसे पहले दूध ट्रांसमिशन आईपीओ की लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानते हैं। तो देखिए, लगभग 871 रुपीज के अंदर हमें अलॉट हुआ है। ठीक है, अभी अगर इसकी लेटेस्ट जीएमपी देखें तो लगभग 259 रुपए के आसपास बता रही है। तो लगभग होता है 30%, 30% के आसपास, 259 रुपीज, 30%। तो उसके अनुसार लग रहा है कि 1130 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही है। मतलब जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, जो डिमांड चली उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। मान लो जीएमपी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहती है तो उस हिसाब से लग रहा है कि 1100 से लेकर 1200 रुपए के बीच में एक लिस्टिंग होने की अप्रॉक्स संभावना है। ठीक है, जो डिमांड चल रही है उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। तो देखिए, 30% लिस्टिंग मिलता है तो बढ़िया ही बात है, और उससे ज्यादा मिल जाए तो और बढ़िया बात है। जैसे अभी हुआ था टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ के अंदर, जीएमपी चली थी 20%, बट 40% ज्यादा लिस्टिंग मिला, तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिमांड आती है तो ये अच्छी बात ही है कि उसको लिस्टिंग मिल जाए, बहुत बढ़िया बात। अब देखिए, लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट जाए। तो देखिए, अगर आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, पहले मान लो काफी लोग शॉर्ट टर्म के लिए या लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई है तो मुझे लगता है जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई वो सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है, फिर अगर आप रुकते हैं, जैसे लिस्टिंग गेंस हमको मिल गया 30-40% जो भी मिलेगा, और मान लो हमने सेल करके प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ठीक है। मान लो किसी ने रख लिया, उसकी स्ट्रैटेजी नहीं है आगे कुछ, और फिर नीचे आ गया ना, फिर वो टेंशन करते करे, यार पहले तो 40% मिल रहा था, अब यार 25% ही मिल रहा है, पहले सेल कर देता तो बढ़िया रहता। तो वो क्या, कंफ्यूज हो जाएगा। स्ट्रैटेजी बिना काम नहीं करना आपको, स्ट्रैटेजी हमेशा बना के रखिए। तो जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है लिस्टिंग गेंस के लिए, तो लिस्टिंग गेंस सही है। लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है तो उसके लिए हम एक पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। और मान लो अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया हो कि भाई मुझे थोड़ा बहुत रखने का मन है, तो कंपनी ओवरऑल अगर देखे, पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। इसके अंदर एक लाइन में बताना चाहूंगा, ज्यादा हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव ये है कि ओवरऑल जो ये वायरिंग हार्नेस, ये कंपनी वायरिंग हार्नेस का काम करती है। मतलब जो छोटे छोटे वायर्स होते हैं, जो कार है या टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के अंदर छोटी छोटी सी वायरिंग होती है, वो ये कंपनी करती है। तो ओवरऑल अगर वायरिंग हार्नेस के अंदर देखें तो टॉप 5 प्लेयर्स में इसका नंबर आता है। स्पेशली इसका काम है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के अंदर। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के अंदर ये लीडिंग पोजीशन के अंदर है इंडिया के अंदर अगर कहा जाए। वैल्यूएशन पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज काफी सही है। फाइनेंशियली कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। रेवेन्यू, प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। डेट, उधारी कंट्रोल के अंदर है, और आईपीओ के पैसे से और उधारी अपनी चुका रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और आईपीओ के पैसे से अपनी एक और इंडस्ट्री लगाने वाली है, जिससे हो सकता है कि रेवेन्यू आने वाले टाइम में और बढ़ता हुआ देखने को मिले। बाकी इसकी एंकर लिस्ट भी काफी अच्छी आई है। नेगेटिव्स क्या है, तो देखिए नेगेटिव्स ओवरऑल ऐसा कोई हाई रिस्क पॉइंट नहीं है। ठीक है, हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीजें हैं कि जैसे कस्टमर्स हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं है। जैसे टॉप 10 कस्टमर्स पर डिपेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है, वहां से लगभग 80% का रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर पर ज्यादा डिपेंडेंसी, वहां से लगभग 90% का रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं है। इसको फोर व्हीलर में भी होना चाहिए, बड़े कमर्शियल व्हीकल में भी होना चाहिए। ठीक है, बट ये डाइवर्सिफिकेशन ना हो तो स्पेशलाइजेशन भी कभी कभार होता है। ये स्पेशलाइजेशन मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये बुरी चीजें नहीं है, कोई हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है। बस ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कस्टमर जैसे डाइवर्सिफाइड नहीं है, वो चीजें हाईलाइट होना जरूरी, आपके दिमाग में रहना जरूरी है। ओवरऑल अगर देखा जाए एक परफेक्ट कंपनी कह सकते हैं। जैसे वैल्यूएशंस एक होती है, फाइनेंशियल्स होते हैं, और सेक्टर होता है। सेक्टर में भी टॉप जो 5, टॉप 6 प्लेस में इसका नंबर आता है। तो मतलब एक परफेक्ट कंपनी कह सकते हैं इसको। मतलब एक लॉन्ग टर्म में जो स्टडी करने जैसी कंपनी या वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करने जैसी कंपनी कह सकते हैं।
बट हाँ, आज की कंडीशन अभी देखिए, मार्केट बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहा है। काफी लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके चलें, तो अच्छी स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट बुक करना भी। थोड़ा बहुत जैसे जितने भी शेयर है थोड़ा बहुत बुक कर लिया, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भाई अपना जो बेसिक अमाउंट है वो निकाल लेते हैं और प्रॉफिट वाले शेयर रख लेते हैं। तो ये भी स्ट्रैटेजी सही है। डिसीजन आपको बनाने की, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है। बाकी इसका मार्केट का अगर देखें तो 17,800 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा अभी जो इसकी इश्यू प्राइस है। ठीक है, लिस्टिंग के बाद थोड़ा और मार्केट कैप बढ़ जाएगा। तो है तो ये स्मॉल कैप कंपनी, बट ज्यादा छोटी नहीं, मतलब हाई रिस्क नहीं है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक स्टडी करने जैसी कंपनी नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, मोल बायो आईपीओ, इसका इश्यू प्राइस है जिस पे हमें अलॉट हुआ है वो है 807 रुपए, 807 रुपीज। और जीएमपी जो चल रही है ग्रे मार्केट का प्रीमियम 123 रुपए, 123 रुपीज। तो इस अनुसार लग रहा है कि 930 रुपए, 930 रुपीज के अंदर ये मतलब लिस्ट होने की एक संभावना है जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। और मान लो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहता है तो लग रहा है कि भाई 900 से लेकर 960 रुपए के बीच में एक लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी ऊपर हो जाए नीचे हो जाए वो सब मार्केट और डिमांड सप्लाई उस पर डिपेंड करेगा। अब जानते हैं लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि भाई लिस्टिंग गेंस वाले, अगर आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो बढ़िया है, लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी। तो जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी से हमेशा चलना चाहिए हमको। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए, इसका सेक्टर अच्छा है, थोड़ा यूनिक है। ये क्या कि टेस्ट किट्स बनाती है और उसके लिए जो डिवाइस होती है वो ये बनाती है। काफी सारी जिसके अंदर बीमारियां आती है, जैसे स्पेशली तो मैंने आपको बताया टीबी है, उसके अलावा HIV है, कोविड है, बहुत सारी ऐसी दवा मतलब बीमारियां हैं, उनका जांच हो जाती है इस डिवाइस के अंदर। और टेस्ट किट जो होते हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं, जिससे क्या है कि इसकी कमाई होती रहती है। तो ये थोड़ा सा इसको यूनिक बनाता है मेडिकल सेक्टर से, बट ये थोड़ा सा यूनिक क्योंकि डिवाइसेस बनाती है, ये इसके लिए यूनिकनेस हो जाती है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, डेट उधारी कंट्रोल के अंदर है, मतलब ज्यादा नहीं है। 0.36 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। वैल्यूएशंस भी ज्यादा महंगी नहीं है, यूं कह सकते हैं ज्यादा सस्ती भी नहीं है, अति सस्ती नहीं है और अति महंगी भी नहीं। ओके ओके वैल्यूएशंस, ROE वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, इसके अंदर भी कोई ज्यादा हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है। बस ये है कि जो आप फ्रेश इश्यू से अपना डेट पे कर लेते तो बढ़िया रहता। और बाकी इसकी डिपेंडेंसी क्या है, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज जो है उस पर थोड़ी डिपेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन का है। ओवरऑल अगर देखा जाए ज्यादा रिस्की कंपनी नहीं है। ठीक है, अगर परफेक्शन के मामले में गए तो दूध थोड़ी सी ज्यादा परफेक्ट नजर आती है। जैसे सेक्टर है, सेक्टर के अंदर लीडिंग भी है, फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, डेट कंट्रोल के अंदर है और आईपीओ के पैसे से भी डेट पे कर रही है, वैल्यूएशन भी प्राइस टू बुक वाइज सही है, तो उससे थोड़ी सी बेहतर कह सकते हैं आप इसको। दूध को थोड़ी बेहतर है और थोड़ी मोल बायो उससे हल्की सी, आप एक पॉइंट जो रैंकिंग होती है 1-2 पॉइंट नीचे कह सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म में स्टडी करने जैसी है, मतलब इग्नोर करने जैसी नहीं है। बट हाँ, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई देखिए अभी के माहौल ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके हम चले, वो भी बढ़िया स्ट्रैटेजी के भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं भाई, थोड़े रख लिए थोड़े सेल कर दिए, ये भी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। या अपना बेसिक अमाउंट निकालिए बाकी वाले रख लिए, ये भी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। और कभी कभार क्या होता है कि आईपीओ में जैसे लिस्ट होता है उसके बाद भी थोड़ा चढ़ता है, तो संभावना है कि मतलब इन दोनों को देखते हुए लग रहा है कि धूत में थोड़ी ऐसी संभावना लग रही है कि भाई डिमांड अच्छी रह सकती है ऐसा। अब देखते हैं किसकी डिमांड रहती है, तो डिमांड सप्लाई पर सारी चीजें डिपेंड करेगी। तो बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट जरूर क्लियर हुए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और आप कोई भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।